एकलव्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। और ये विषय इतना जरूरी क्यों है, पहले यही समझ लेते हैं। ये सबसे पहले तो ये देखिए कि यह विषय सीधे सीधे सिलेबस से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के भूगोल यानी यूनिट 3 में मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन एक बहुत ही स्पष्ट टॉपिक दिया गया है। हाँ, ये तो है। और परीक्षा में इसका ट्रेंड कैसा रहा है? अगर हम ट्रेंड एनालिसिस देखें तो जीएस पेपर 1 में इस टॉपिक का महत्व हमेशा से बना हुआ है। मतलब हर साल औसतन 2 से 3 प्रश्न यहाँ से आते ही हैं। अच्छा, 2 से 3। और सवालों का पैटर्न कैसा होता है? वो भी काफी अलग अलग होता है। कुछ प्रश्न तो एकदम तथ्यात्मक होते हैं, जैसे किसी खदान या जगह का नाम पूछ लिया। ठीक है। कुछ डेटा पर आधारित होते हैं, जैसे उत्पादन में रैंक क्या है, और कुछ थोड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जैसे अयस्क या चट्टानों से जुड़े सवाल। समझ गया। तो इस साल के लिए हमें किस चीज पर खास ध्यान देना चाहिए? देखिए, इस साल के लिए हमारा फोकस एरिया होना चाहिए नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण, मतलब 2024-25 का डेटा, और साथ ही खदानों की सही लोकेशन। तो हमारा लक्ष्य ये है कि स्थैतिक और गतिशील दोनों तरह के खनिज डेटा में 100% सटीकता हो। बिल्कुल, यही हमारा टारगेट है। चलिए तो फिर बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले खनन की अवधारणा क्या है और इससे निकालने के तरीके क्या हैं? ठीक है, तो खनिज की सीधी सी परिभाषा है तत्वों के संयोजन से शैलों में, मतलब चट्टानों में, बनने वाले प्राकृतिक संसाधन। और इन्हें निकाला कैसे जाता है? इसके 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है उत्खनन, जिसे एक्सकवेशन कहते हैं। इसमें ऊपरी परत की खुदाई की जाती है। अच्छा, जिसे ओपन कास्ट माइनिंग भी कहते हैं? जी हाँ, सतही खनन। और दूसरा तरीका है खनन यानी माइनिंग, जो गहराई में की गई खुदाई होती है। इसे डीप शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। और इस लिहाज से भारत की भूगर्भिक संरचना काफी महत्वपूर्ण हो जाती है ना? बिल्कुल। भारत का जो भूखंड है वो एक प्राचीन और दृढ़ भूखंड है, जो यहाँ तरह तरह के खनिजों की मौजूदगी को सुनिश्चित करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इन खनिजों को किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। देखिए, वर्गीकरण का जो मुख्य आधार है वो है खनिजों के रासायनिक और भौतिक गुण। तो पहला प्रकार कौन सा है? पहला प्रकार है धात्विक खनिज यानी मेटालिक। जैसा नाम से ही जाहिर है, इनमें धातु का अंश होता है और ये धातुओं के मुख्य स्रोत है। इसके कुछ उदाहरण? जैसे लौह अयस्क, तांबा, मैंगनीज और सोना। और दूसरा प्रकार? दूसरा है अधात्विक खनिज, नॉन मेटालिक। इनमें धातु का अंश नहीं होता है। अच्छा, जैसे जीवाश्म ईंधन हो गए, अब्रक, चूना पत्थर और संगमरमर। संगमरमर, इससे जुड़ा कोई सवाल आया पहले? हाँ, ये एक जरूरी नोट है। एमपीपीएससी प्री 2020 में संगमरमर के वर्गीकरण पर ही प्रश्न पूछा गया था। अरे वाह। चलिए, इन मुख्य वर्गों के अलावा क्या इनका कोई उपवर्गीकरण भी होता है? जी हाँ, होता है। धात्विक खनिजों को आगे बांटा गया है। पहला है लौह यानी फेरस, जिनमें लोहे का अंश हो, जैसे कि लौह अयस्क और मैंगनीज। बिल्कुल, लौह अयस्क, मैंगनीज, टंगस्टन, निकल, ये सब। और दूसरा है अलौह, नॉन फेरस, जिनमें लोहे का अंश नहीं होता, जैसे सोना, चांदी, तांबा। एकदम सही, सोना, चांदी, तांबा, बॉक्साइट। और इसी तरह अधात्विक खनिजों का भी वर्गीकरण होता होगा। हाँ, उन्हें भी बांटा गया है। पहला है कार्बनिक, ऑर्गेनिक, जो जीवाश्म या कार्बनिक पदार्थों से बनते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। जी। और दूसरा है अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक, जिनमें कार्बनिक पदार्थ नहीं होते, जैसे अभ्रक, चूना पत्थर, ग्रेफाइट। बहुत बढ़िया। अब विशेष रूप से मध्य प्रदेश पर आते हैं। खनिज संपदा और उत्पादन में इसकी क्या रैंक है? देखिए, स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश भारत के शीर्ष 8 खनिज संपन्न राज्यों में शामिल है। और हीरे में तो इसका एकाधिकार है। जी हाँ, राज्य का हीरा उत्पादन में एकाधिकार है। यह भारत में एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है। और जो लेटेस्ट आर्थिक सर्वेक्षण है 2024-25 का, वो क्या कहता है? उसके अनुसार रैंक इस प्रकार है। पहले स्थान पर है तांबा अयस्क और मैंगनीज अयस्क। पहले पर तांबा और मैंगनीज। जी। दूसरे स्थान पर है रॉक फॉस्फेट। तीसरे स्थान पर है चूना पत्थर। और कोयले में? और कोयले में चतुर्थ स्थान पर। ठीक है। अब ये बताइए कि मध्य प्रदेश में खनिजों का वितरण किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में आपको लौह अयस्क, मैंगनीज और तांबा मिलता है। अच्छा। और चूना पत्थर, हीरा?
वो विंध्यन और कडप्पा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, खासकर हीरा पन्ना में। और कोयला? कोयला मिलता है गोंडवाना शैल समूह में, खास तौर पर निचले गोंडवाना में। बॉक्साइट भी तो एक प्रमुख खनिज है। हाँ, बॉक्साइट दक्कन ट्रैप के उच्च पठार और लैटेराइट चट्टानों में मिलता है। तो प्रदेश के प्रमुख खनिज क्षेत्र कौन-कौन से हुए? मुख्य रूप से 3 है: बघेलखंड पठार, पूर्वी सतपुड़ा और रीवा पठार। चलिए, अब कुछ प्रमुख खनिजों पर विस्तार से बात करते हैं। शुरुआत मैंगनीज से करते हैं। ठीक है, तो मैंगनीज के बारे में एक ऐतिहासिक तथ्य ये है कि इसका उत्खनन 1880-1890 के बीच गौसलपुर और सिवोरा में शुरू हुआ था। गोसलपुर कटनी में और सिहोरा जबलपुर में। जी, और इसका उपयोग मुख्य रूप से इस्पात निर्माण में होता है। फेरोमैंगनीज मिश्र धातु के रूप में। बिल्कुल। इसके अलावा रसायन उद्योग में और शुष्क बैटरी बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये फेरोमैंगनीज क्या होता है? ये मैंगनीज और लोहे का एक मिश्रण होता है जिसमें कभी-कभी कार्बन या सिलिकॉन भी मिलाया जाता है। और इसका वितरण कैसा है प्रदेश में? इसका वितरण लोड़ा श्रेणी से लेकर भड़ासोन तक एक लंबी दीर्घवृत्ताकार पेटी के रूप में है। तो मध्य प्रदेश में मैंगनीज की प्रमुख खदानें कहाँ पर हैं? इसकी जो सबसे प्रमुख पेटी है वो बालाघाट और छिंदवाड़ा में एक अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है। और सबसे प्रसिद्ध खदान? वो है भरवेली, बालाघाट में। जी। ये सर्वाधिक उत्पादन के लिए जानी जाती है और एशिया की सबसे बड़ी खदानों में से एक है। अरे वाह! बालाघाट में और कौन सी खदानें हैं? बालाघाट में और भी हैं, जैसे तिरोड़ी, रमरमा, उक्वा और सीता पहाड़। और छिंदवाड़ा में? छिंदवाड़ा की प्रमुख खदानें हैं काचीढाना और गोवारी वधौना। इन 2 जिलों के अलावा भी कहीं मैंगनीज मिलता है? हाँ, कुछ और जिलों में भी है, जैसे झाबुआ में कजली डोंगरी और कटनी व मंडला में भी। चलिए, हमारा अगला खनिज है बॉक्साइट। इसका परिचय क्या है? बॉक्साइट, जैसा हम जानते हैं, एल्यूमिनियम का अयस्क है और ये लैटेराइट चट्टानों से जुड़ा हुआ है। और ये दक्कन ट्रैप के पठारों पर मिलता है? जी, उच्च पठारों पर। इसका पहला खनन 1908 में कटनी में शुरू हुआ था। और यहाँ से बॉक्साइट कहाँ भेजा जाता है? इसका एक महत्वपूर्ण औद्योगिक लिंक है। यहाँ से बॉक्साइट हिंडाल्को, जो रेणुकूट में है, और कोरबा, जो छत्तीसगढ़ में है, वहाँ के संयंत्रों को भेजा जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के प्रमुख भंडार कहाँ हैं? इसके मुख्य भंडार हैं मैकाल पठार पर। इसमें अनूपपुर मतलब अमरकंटक, मंडला डिंडोरी और बालाघाट शामिल हैं। अनूपपुर में कौन-कौन से क्षेत्र हैं? अनूपपुर में अमरकंटक पठार, फासपामन दादर और खपड़ी पानी प्रमुख हैं। और बालाघाट में? बालाघाट में बहर पठार में, जहां मुक्की और उकवा जैसे प्रसिद्ध भंडार हैं। इनके अलावा और कौन से जिले हैं? अन्य जिलों में कटनी, सतना, शहडोल और जबलपुर भी शामिल हैं। अब बात करते हैं ग्रेनाइट की, जो एक सजावटी पत्थर के तौर पर जाना जाता है। हाँ, मध्य प्रदेश में गुलाबी और लाल रंग का ग्रेनाइट पाया जाता है। और ये कहाँ मिलता है? खास तौर पर बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसके प्रमुख जिले हैं दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सागर और शिवपुरी। यहाँ कोई बड़ी कंपनी खनन कर रही है? जी, मेसर्स फॉर्च्यून स्टोन लिमिटेड द्वारा छतरपुर के कटेरा क्षेत्र में इसका खनन किया जा रहा है। और यहाँ से ग्रेनाइट निर्यात भी होता है? हाँ, यहाँ से ग्रेनाइट का निर्यात कोरिया, इंडोनेशिया और अन्य पूर्वी एशियाई देशों को होता है। चलिए, अब बात करते हैं चूना पत्थर की। ये मध्य प्रदेश के औद्योगिक आधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल। भूगर्भ दृष्टि से देखें तो ये विंध्यन और क्रिटेशियस चट्टान समूहों में पाया जाता है। और मध्य प्रदेश का चूना पत्थर अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। जी, उत्तम श्रेणी का। तभी तो कटनी को चूना नगरी या लाइम सिटी भी कहा जाता है। इसका मुख्य उपयोग तो सीमेंट उद्योग में ही होता होगा। हाँ, सीमेंट, रसायन और धातुकर्म उद्योगों के लिए ये एक मूल कच्चा माल है। तो प्रदेश में चूना पत्थर के मुख्य उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं? देखिए, सतना और मैहर इसके प्रमुख उत्पादक हैं। यहाँ रासायनिक स्तर का चूना मिलता है। सेल की खदानें भी यही हैं ना? जी बिल्कुल। इसके अलावा कटनी क्षेत्र में मुड़वारा, झुकेही, कैमूर प्रमुख हैं, जहां एसीसी और सीसीआई जैसी कंपनियां काम करती हैं। और विंध्य क्षेत्र के अन्य जिले? उनमें रीवा, दमोह, सागर, पन्ना और मुरैना शामिल है। और क्रिटेशियस चट्टानों में? उनमें ये धार, खरगोन और जबलपुर में मिलता है। अगला खनिज है डोलोमाइट। इसे मैग्नीशियम का अयस्क भी कहते हैं। जी, इसकी परिभाषा ही ये है कि ऐसा चूना पत्थर जिसमें 10% से ज्यादा मैग्नीशियम हो
और अगर ये मात्रा 45% से ज्यादा हो तो उसे शुद्ध डोलोमाइट कहते हैं। इसके उत्पादन में कौन सा जिला सबसे आगे है? मंडला जिला इसके उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। और ये भी आर्कियन और विंध्यन शैल समूहों में ही मिलता है। जी हाँ, इसके अन्य भंडार झाबुआ, छिंदवाड़ा, कटनी, बालाघाट और सिवनी में है। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका मुख्य उपयोग लोहा और इस्पात उद्योग में फ्लक्स के रूप में किया जाता है। अब आते हैं तांबे पर, जो एक बहुत ही रणनीतिक धातु है। मध्य प्रदेश में इसकी क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश में तांबे का मतलब है मलाज खंड, बालाघाट। इसे तामा नगरी के नाम से ही जाना जाता है। और यहाँ हिंदुस्तान कॉर्पोरेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट है। जी, HCL द्वारा मलाज खंड कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इस खदान के बारे में खास बात क्या है? ये भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खुली खदान है, जिसमें 170 मीटर लंबी अयस्क की परत है। भंडार के मामले में तो राजस्थान पहले नंबर पर है। हाँ, भंडार में राजस्थान पहले 52% और मध्य प्रदेश दूसरे 23% स्थान पर है। लेकिन उत्पादन की रैंक में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, जैसा हमने शुरू में देखा था। चलिए अब चीनी मिट्टी के बारे में जानते हैं। चीनी मिट्टी, जिसे चाइना क्ले या काओलिन भी कहते हैं, ये सफेद राख जैसी मिट्टी होती है। ये ताप सह है, मतलब हीट रेजिस्टेंट है। और पकने पर सिकुड़ती नहीं है? बिल्कुल। इसका प्रमुख अयस्क केओलिन है। इसके सबसे बड़े भंडार कहाँ हैं? इसके शीर्ष भंडार जबलपुर के छोटा शिमला क्षेत्र में है। और जबलपुर की मिट्टी की क्या खासियत है? जबलपुर के लैम्टा घाट की जो मिट्टी है वो अधिक सुघट्टे होती है और जलने पर सफेद होती है। उपयोग तो इसका सिरामिक उद्योग में ही होता होगा। हाँ, सिरामिक यानी बर्तन, इसके अलावा वस्त्र, कागज और रबर उद्योग में भी। अब उस खनिज पर आते हैं जिसमें मध्य प्रदेश का एकाधिकार है, हीरा। जी हाँ, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है। इसकी मुख्य पेटी कहाँ है? इसकी मुख्य पेटी पन्ना में है, विंध्यन रेंज में, जो करीब 90 किलोमीटर लंबी है। और भूगर्भिक रूप से ये कैसे मिलता है? यह किम्बरलाइट पाइप्स और कॉन्ग्लोमरेट संस्तर में मिलता है। यहाँ की प्रमुख खदानें कौन सी हैं? प्रमुख खदानें हैं मझगवां, जिसे NMDC संचालित करती है, और हिनौता। भविष्य की भी कुछ योजनाएं हैं इससे जुड़ी? जी, पन्ना में एक डायमंड पार्क और खजुराहो में एक डायमंड म्यूजियम प्रस्तावित है। चलिए अब बात करते हैं लौह अयस्क की। ये कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला है मैग्नेटाइट। यह काला अयस्क है, सर्वोत्तम किस्म का होता है और इसमें चुंबकीय गुण होते हैं। और दूसरा है हेमेटाइट। ये लाल या गहरुआ रंग का होता है। भारत में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है और ये दूसरी सर्वोत्तम किस्म है। इसके बाद तीसरा है लिमोनाइट, जो पीला अयस्क है, और चौथा है सिडेराइट, जो भूरा अयस्क है और निम्न कोटि का माना जाता है। तो मध्य प्रदेश में लौह अयस्क का वितरण कहाँ है? ये प्री कैम्ब्रियन चट्टानों, मतलब धारवाड़ और कडप्पा में पाया जाता है। और प्रमुख भंडार? इसके प्रमुख भंडार जबलपुर के उत्तर पूर्वी भाग में बिजावर सीरीज में है। खदानों के नाम क्या हैं? प्रमुख खदानें हैं अगरिया, सिहोरा और गोसलपुर। ये सभी जबलपुर में हैं। पर यहाँ के लौह अयस्क की गुणवत्ता अच्छी नहीं है ना? जी, यहाँ के लौह अयस्क की गुणवत्ता निम्न कोटि की है, क्योंकि इसमें अभ्रक और सिलिका की अधिकता होती है। जबलपुर के अलावा और कहाँ मिलता है? अन्य जिलों में ग्वालियर, सीधी और नरसिंहपुर भी शामिल हैं। अब 2 और महत्वपूर्ण औद्योगिक खनिजों पर आते हैं, एस्बेस्टस और रॉक फॉस्फेट। ठीक है, पहले एस्बेस्टस की बात करते हैं। इसके गुण हैं उच्च ताप सहन करने की क्षमता और रासायनिक क्रिया से अप्रभावित रहना। इसका उपयोग कहाँ होता है? मुख्य रूप से सीमेंट निर्माण और विद्युत उपकरणों में। मध्य प्रदेश में यह झाबुआ, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, सीहोर और टीकमगढ़ में पाया जाता है। और रॉक फॉस्फेट? रॉक फॉस्फेट नवीनतम खनिजों में प्रमुख है और इसका उपयोग उर्वरक उद्योग में होता है। इसके उत्पादक जिले कौन से हैं? इसके उत्पादक जिले हैं झाबुआ, जो सबसे बड़ा उत्पादक है, सागर और छतरपुर। ये सवाल शायद हाल ही में पूछा गया था। जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण नोट है कि यह प्रश्न MPPSC प्री 2024 में पूछा गया था। इसी क्रम में आगे हैं सेलखड़ी और टंगस्टन। सेलखड़ी या टॉल्क, यह सबसे मुलायम और चिकना खनिज है। इसका उपयोग चूल्हे, बर्तन बनाने में होता है। और ये कहाँ मिलता है? इसके प्रमुख क्षेत्र भेड़ाघाट, धार, झाबुआ और कटनी हैं। और टंगस्टन? बिल्कुल। अब सोने की बात करते हैं।
हाल में इसके नए सर्वेक्षण हुए हैं? जी, इंडियन मिनरल रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में सोने के भंडार जबलपुर और सीधी जिले में स्थित है। और सिंगरौली में भी तो पुष्टि हुई है। हाँ, सिंगरौली के गुरहर पर्वत पर जीएसआई ने सोने की खदानों की पुष्टि की है। और कटनी के इमलिया गांव में भी? जी, कटनी के इमलिया गांव में भी जीएसआई ने जमीन के 200 मीटर अंदर सोना होने की पुष्टि की है। यहाँ पहले भी प्रयास हुए थे। ठीक है। कुछ और छोटे खनिज हैं जैसे ग्रेफाइट, गेरू और स्लेट। इनके प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? ग्रेफाइट का सर्वाधिक उत्खनन बैतूल जिले में होता है। इसका उपयोग पेंट, बैटरी और पेंसिल में होता है। और गेरू? गेरू का प्रमुख उत्खनन सतना जिले के जैतवाड़ा क्षेत्र में होता है। और स्लेट में तो मध्य प्रदेश का एकाधिकार है। जी हाँ, स्लेट का एकमात्र उत्पादक राज्य है और इसका उत्खनन मंदसौर जिले में होता है। अब कुछ सामरिक और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों को संक्षेप में देख लेते हैं। ठीक है। यूरेनियम शहडोल जिले में पाया जाता है। फ्लोराइड? फ्लोराइड का खनन कटनी जिले में किया जा रहा है। अभ्रक और फेल्सपार? अभ्रक ग्वालियर, बालाघाट और छिंदवाड़ा में है और फेल्सपार का खनन जबलपुर और शहडोल जिलों में होता है। बहुत बढ़िया। अब हम अपने सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा खनिज कोयले पर आते हैं। इसका निर्माण और वर्गीकरण कैसे होता है? इसके निर्माण प्रक्रिया में लाखों वर्ष लगते हैं। जब वन मृदा में दब जाते हैं तो उच्च ताप दाब के कारण कोयले का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। जी, और इसीलिए इसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। कार्बन की गुणवत्ता के आधार पर इसके 4 प्रकार हैं। हाँ, एंथ्रेसाइट जो सर्वोत्तम है, फिर बिटुमिनस जो भारत और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और फिर लिग्नाइट और पीट। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कोयले से जुड़े आंकड़े और स्थिति क्या है? कोयले को ऊर्जा की जननी कहा जाता है। ये देश की ऊर्जा मांग का लगभग 55% पूरा करता है। और मध्य प्रदेश में इसका भंडार कितना है? भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश में कोयला भंडार 32.22 अरब टन है, जो देश के कुल भंडार का लगभग 8.27% है। जी, और भंडारण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 5वां स्थान है। और यहाँ का कोयला ज्यादातर ताप विद्युत में ही उपयोग होता है। हाँ, क्योंकि यहाँ का अधिकांश कोयला अकोकर यानी नॉन कोकिंग श्रेणी का है। मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्रों को कैसे वर्गीकृत किया गया है? भूगर्भिक संरचना के अनुसार कोयला गोंडवाना शेल समूह में मिलता है और प्रदेश में 2 प्रमुख पेटियां हैं। कौन कौन सी? पहली है मध्य भारत कोयला क्षेत्र जो सोन घाटी में है। इसमें सिंगरौली, सुहागपुर, उमरिया और जोहिला आते हैं। और दूसरी है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। ये दक्षिण सतपुड़ा यानी पेंच कन्हान घाटी में है। इसमें पेंच, कन्हान, पाथाखेड़ा और मोहपानी आते हैं। इन क्षेत्रों में सबसे पहले मध्य भारत क्षेत्र के सुहागपुर की बात करते हैं। ठीक है, ये शहडोल जिले में सोन नदी बेसिन में है। और इसका महत्व क्या है? महत्व ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज कोल बेड मीथेन भी निकाल रही है। जी बिल्कुल। अब सतपुड़ा क्षेत्र की कन्हान घाटी के बारे में बताइए। ये छिंदवाड़ा जिले के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता ये है कि तवा और कन्हान घाटियों में ही मध्यम कोटि का कोकिंग कोयला पाया जाता है। सतपुड़ा क्षेत्र में पेंच और पाथाखेड़ा भी महत्वपूर्ण है। हाँ, पेंच घाटी छिंदवाड़ा जिले में है और पाथाखेड़ा बैतूल जिले में है। और पाथाखेड़ा का कोयला सारणी ताप विद्युत केंद्र को भेजा जाता है। जी बिल्कुल, इसका लिंकेज वहीं से है। सतपुड़ा क्षेत्र के अंतिम 2 इलाके हैं तवा घाटी और मोहपानी। मोहपानी नरसिंहपुर जिले में है जहां उत्पादन अब बंद है, और तवा घाटी जिसे शाहपुर कोयला क्षेत्र भी कहते हैं, ये बैतूल और नर्मदापुरम के बीच है। मध्य प्रदेश में कोयला उत्खनन का कार्य कौन सी कंपनियां करती हैं? यहाँ कोल इंडिया लिमिटेड की 3 अनुषंगी कंपनियां कार्यरत है। कौन कौन सी? एक है नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी NCL, जिसका मुख्यालय सिंगरौली में है। दूसरी है वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड WCL, और तीसरी है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड SECL। अब प्रदेश की खनिज नीति और संबंधित विभाग के बारे में जानते हैं। जी, खनिज संसाधन विभाग की भूमिका खनिजों का शोध, उत्पादन और निगरानी करना है। और नई खनिज नीति 2010 में लागू की गई थी। हाँ, जिसका आधार राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 थी। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक दोहन और अवैध उत्खनन को रोकना था। मुख्य खनिजों के अलावा गौण खनिजों और रेत के लिए क्या नीतियां हैं?
तो मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के तहत 31 खनिजों को गौण खनिज घोषित किया गया है। और रेत खनन के लिए? उसके लिए मध्य प्रदेश रेत नियम 2019 में एक बड़ा बदलाव किया गया। अब रेत खदानों का आवंटन ई-निविदा के माध्यम से होता है। और इसका अधिकार अब जिला कलेक्टर को दिया गया है। जी, पारदर्शिता लाने और अवैध खनन रोकने के लिए। प्रदेश में खनिज विकास के लिए एक निगम भी स्थापित है। हाँ, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। इसका मुख्यालय भोपाल में है। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका कार्य है खनिजों का व्यापार और उत्खनन। चलिए अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जल्दी से रिवाइज करते हैं। बिल्कुल। तो खनिज राजधानियां याद रखनी है। मैंगनीज और तांबा नगरी बालाघाट है और चूना नगरी कटनी है। और रैंक में प्रथम? हीरा, मैंगनीज और तांबा में प्रदेश का पहला स्थान है। कुछ महत्वपूर्ण खदानें? भरवेली मैंगनीज के लिए, मलाजखंड तांबे के लिए और मझगौवा हीरे के लिए। ये बिल्कुल याद रखनी है। और आपको खदान और जिला मिलान वाले प्रश्नों का भी विशेष अभ्यास करना चाहिए। जी, वो बहुत जरूरी है। और अंत में परीक्षा के लिए फाइनल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, सर्वाधिक संभावित प्रश्न कोयला और प्रमुख खनिज स्थानों से आ सकते हैं, जैसे सुहागपुर सबसे बड़ा क्षेत्र, सिंगरौली सबसे मोटी परत। और भरवेली, मलाजखंड, अरगांव जैसे स्थान? बिल्कुल। साथ ही स्टैटिक और डायनामिक जानकारी पर भी ध्यान दें। खदानों के जिले नहीं बदलते, उन्हें रट लें। और उत्पादन डेटा और नई नीतियों पर नजर रखें। जी, और अंत में सफलता का मंत्र यही है कि डेटा हमेशा सरकारी स्रोतों, खासतौर पर आर्थिक सर्वेक्षण से ही क्रॉस चेक करें। ऐसे ही क्विक रिवीजन टॉपिक्स के लिए एकलव्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।